हम इसी वीडियो में एमडी कैट का 2025 का बायोलॉजी पोर्शन का गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपसे इससे मिलते जुलते ऐसे ही एमसीक्यू का डिस्कशन होगा आपके पेपर में। स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, विच ऑर्गेनल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया तो हमारे पास एटीपी जनरेशन में, जिसको हम कहते हैं कि ये एनर्जी जनरेशन में काम देता है। राइबोसोम है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम देते हैं, जो आपके सवाल में पूछा गया है। ऐसी गोल्गी ऑपरेटर्स जो है ये हमारे पास पैकेजिंग में काम देता है। और लाइसोसोम जो है ये हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं इनके पास, और ये डाइजेशन में और ऐसी चीज़ों में काम देता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हमारे पास सिंपल इसका हो जाएगा हमारे पास राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस का ऐसा कौन सा फेज़ है जिसमें क्रोमोसोम की अलाइनमेंट होती है? माइटोसिस है क्या? माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहते हैं? क्रोमोसोम नंबर हमारे पास हमेशा सेम रहते हैं, सेम क्रोमोसोम नंबर। अब माइटोसिस का मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे दूं। यहाँ पर मैंने डायग्राम इसके अटैच की भी है, ये डायग्राम। ठीक है, अच्छा भाई, माइटोसिस का ये स्टेज ऑफ माइटोसिस है। सबसे पहला स्टेज जो है ये इंटरफेज है। जो पहला स्टेज स्टार्ट हो रहा है उसके बाद ये हमारे पास प्रोफेज। इसमें क्या हो रहा है? देखिए यहाँ पर ये सिंगल है, ये इन्होंने अपने जैसे और बना लिए, डबल हो गए। पहले ये ऐसे थे सिंगल, ये इन्होंने यहाँ पर डबल अपने जैसे और बना लिए, डबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये डबलिंग हो रही है एक्चुअली, जिसमें हम इंटरफेज से प्रोफेज में जा रहे हैं। सिमिलरली अगला स्टेज देखें। अगले स्टेज में हमारे पास क्या हो रहा है? अगले स्टेज में, जिसको मेटाफेज का नाम दे रहे हैं, मेटाफेज में यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स निकल रहे हैं, यहाँ से ये स्पिंडल फाइबर्स आ रहे हैं। ठीक है, और इनको यहाँ जो हमारे पास क्रोमोसोम है उनको पकड़ें बीच में से। ठीक है, सेंट्रोमेयर से पकड़ें, और ये पकड़ के ज़ाहिर है देखें यहाँ पर कुछ मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ आपके लिए, तो ये अगर क्रोमोसोम है और यहाँ से स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं। ठीक है, तो बीच में से पकड़ेंगे और इसको यहाँ खींचेंगे, दो जो इसके आर्म से अलग हो जाएंगे। तो अगले प्रोसेस में हुआ एनाफेज में क्या हुआ कि अलग हो गए, इन्होंने यहाँ से खींचा इसको अपनी अलग अलग तरफ, और ये हमारे पास अलग अलग हो चुके हैं। और टीलोफेज में क्या हुआ, यहाँ के बीच में से साइटोप्लाज्म टूटा और ये अलग दो सेल बन गए। तो ये हमारे पास जो 5 स्टेजेस हैं, इसको मिला के हम क्या नाम देते हैं? माइटोसिस का। अब आपसे सवाल में क्या पूछा गया था वो देखते हैं। सवाल में पूछा गया था, विच फेज ऑफ माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोमेटिक यूनिट। अलाइनमेंट किस में हो रही थी? डायग्राम से आप देख लें। सेकंड फेज जो है हमारे पास जो अलाइनमेंट है इसकी मेटाफेज में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मेटाफेज में अलाइन हो रहे हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम क्या है। आंसर इसका बी हो जाएगा, मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज में अलाइनमेंट हुई है और वो आके जुड़े हैं स्पिंडल फाइबर से, उनको पे अलग किया। ठीक है, तो हम ये मेरे पास आंसर हो गया मेटाफेज। अगला एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस ऐसा प्रोसेस है इसमें प्लांट अपना क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं। ठीक है, फूड बनाते हैं प्लांट अपना। तो इसमें अब ज़ाहिर फूड बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? ये एक्चुअली बनाते हैं हमारे पास सनलाइट की मदद से। सनलाइट इनके ऊपर पड़ती है, मैं आपको पूरी इक्वेशन ही लिख देता हूँ। हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, इसके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, और मैं पर लाइट के लिए मैं L लिख रहा हूँ, और यहाँ पर क्लोरोफिल के लिए मैं C लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है C6H12O6, और प्लस हमारे पास 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो जो क्लोरोफिल है, ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या करता है? ये लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, एब्जॉर्ब लाइट। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो कौन सा मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है? तो वो हमारे पास होता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। बाकी भी पिगमेंट लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल बी भी लाइट को अब्जॉर्ब करता है, कैरोटीन भी करता है, जेंथोफिल भी करता है, सब करते हैं। बट ये सारे क्या हैं? कैरोटीन, जेंथोफिल और क्लोरोफिल बी, ये क्या है? ये एसेसरी पिगमेंट है। एसेसरी पिगमेंट्स मतलब क्या कि ऐसे पिगमेंट्स हैं जो मेन काम तो नहीं कर रहे, बट ये जो ऐसी लाइट जो क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब ना कर पाए उसको अब्जॉर्ब करे क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल यहाँ पर लें, तो हमारे पास एग्जांपल ये आ जाती है कि हमारे पास जो है ये, अगर कैरोटीन की बात कर लें, अगर हम जो हमारे पास कैरोटीन है ये अब्जॉर्ब करता है ब्लू और ग्रीन लाइट को। ठीक है,
ज़ेंथोफिल जो है ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करता है, बट ये स्पेसिफिक इसका नहीं मेंशन होता कहीं पर, बस येलो पिगमेंट है ये मेंशन होता है ज़ेंथोफिल। क्लोरोफिल ए की बात कर लें तो ये ब्लू और वायलेट लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल बी की बात कर लें तो ये ब्लू और रेड ऑरेंज लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो अलग अलग लाइट के स्पेक्ट्रम है। अभी आप देख सकते हैं कि मेन तो क्लोरोफिल ए है, बट सारे मिलके एब्जॉर्ब करें लाइट को। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विच ब्लड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी? इम्यूनिटी के लिए कौन सा ब्लड सेल है? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इम्यूनिटी के लिए। और वाइट ब्लड सेल को अगर हम डिवाइड करें, वाइट ब्लड सेल मैं लिख रहा हूँ, इसमें हमारे पास होते हैं ग्रैनुलोसाइट, ऐसे सेल जो दानेदार हैं, और ए ग्रैनुलोसाइट, ऐसे सेल जो दानेदार नहीं है। ग्रैनुलोसाइट में क्या आ जाता है हमारे पास ग्रैनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल्स आ जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स जिनका काम क्या है? न्यूट्रोफिल्स जो है हमारे पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन को फाइट करते हैं। सिमिलरली हमारे पास न्यूट्रोफिल के साथ इजिनोफिल भी आ जाते हैं। इजिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन को फाइट करते हैं। और बेसोफिल भी आ जाते हैं। बेसोफिल भी यूजुअली एलर्जिक रिएक्शन को ही फाइट कर रहे होते हैं। ठीक है, ए ग्रैनुलोसाइट में अगर आ जाएँ, ए ग्रैनुलोसाइट में हमारे पास आ जाते हैं लिम्फोसाइट, जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट अगर देखें तो वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे। टी लिम्फोसाइट क्या करेंगे कि वो जो पैथोजन है उसको मारने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ हमारे पास मोनोसाइट आते हैं। मोनोसाइट क्या है? ये एक्चुअली एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, और ये जो अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आ जाए उसको अपने सेल के ऊपर ये प्रेजेंट करेंगे और इम्यून सिस्टम को बता देंगे फॉरेन सब्सटेंस है, और इसको फैगोसाइटोसिस करके मार दिया जाए। तो ये एक मैंने आपको ओवरव्यू सा दिया। तो वाइट ब्लड सेल इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले एमसीक्यू देखें। विच इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी? तो नेफ्रॉन जो है ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने डायग्राम अटैच की है इसकी। ये देखें, ये नेफ्रॉन का एक स्ट्रक्चर है बेसिक सा। यहाँ पर देखें ये पूरा नेफ्रॉन है। ठीक है, पूरा नेफ्रॉन है। इसके अब डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। एक बाउमन कैप्सूल है, ठीक है, ऐसे ग्लोमेरुलस है। ठीक है, बाउमन कैप्सूल क्या काम करता है? बाउमन कैप्सूल जो है ये ग्लोमेरुलस जो है हमारे पास, ये एक्चुअली है हमारे पास नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। ठीक है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। तो कैपिलरीज इसका मतलब क्या है कि ब्लड प्रोवाइड करेगा, तो ये ब्लड को फिल्टर करता है। ठीक है, यहाँ से ब्लड होके जाता है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, बाउमन कैप्सूल क्या है? बाउमन कैप्सूल सराउंड करता है किसको? ग्लोमेरुलस को। आप देख सकते हैं ये पूरा बाउमन कैप्सूल है। मैं थोड़ा मिटाऊँ उसको तो और क्लियर हो। ये बाहर पूरा बाउमन कैप्सूल है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, अंदर ग्लोमेरुलस है, तो सराउंड किया वैसे ग्लोमेरुलस को। उसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। मैं लिख देता हूँ पीसीटी इसको शॉर्ट में लिखते हैं। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, सम सॉर्ट ऑफ वाटर को भी थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का काम है। अगर हम ये नीचे जो है पूरा लूप ऑफ फैनले है, नीचे जा रहा है ऊपर आ रहा है घूम के, ये लूप ऑफ फैनले है, ये डिसेंडिंग है। ये नीचे, ये जो नीचे जा रहा है डिसेंडिंग है, ये ऊपर आ रहा है असेंडिंग है। तो डिसेंडिंग से क्या होता है भाई? जो डिसेंडिंग है ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, असेंडिंग जो है ये सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके बाद ऊपर आके दोबारा डीसीटी मतलब डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बन जाता है, और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सॉल्ट को एब्जॉर्ब करता है, थोड़ा बहुत पीएच को मेंटेन करता है। ठीक है, फिर ये नीचे आ जाता है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। ये सारा नीचे जो है अब ये सारा क्या है? कलेक्टिंग डक्ट, सीटी लिखूंगा इसको। कलेक्टिंग डक्ट जो कलेक्टिंग डक्ट जो है ये हमारे पास फाइनल वाटर की एब्जॉर्प्शन करता है, और ये आगे भेज देता है फिर अगले पार्ट्स में, फाइनल वाटर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास इन शॉर्ट पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, और नेफ्रॉन बहुत सारे लाखों करोड़ों नेफ्रॉन मिलके क्या बनाते हैं? फिर किडनी का पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, हमने एमसीक्यू देख लिया। आई थिंक 4 था या 5 था, जो भी एमसीक्यू था ये। नेफ्रॉन इसका आंसर है, 5th एमसीक्यू है, और इसका आंसर नेफ्रॉन हो गया हमारे पास। ठीक है, अगला एमसीक्यू देखें। अगला एमसीक्यू है विच विटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग के लिए विटामिन के जो है ये एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि विटामिन के क्या करता है? ये क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो ऐसी प्रोटीन जो कि क्लॉटिंग करा रही है। मतलब क्या क्लॉटिंग का मतलब? क्या आपको चोट लगी, कुछ टाइम बाद ब्लड निकलना रुक जाता है। क्यों? क्योंकि क्लॉटिंग हो रही है। तो कुछ प्रोटीन्स की वजह से हो रही होगी। अब कौन सी प्रोटीन्स हैं आपके लेवल पे जानना ज़रूरी नहीं है, अगर आपको फिर भी पता करना है तो जो विटामिन के जो है किन को एक्टिवेट करता है? क्लॉटिंग फैक्टर 3, 7, 9, 10, प्रोटीन सी और प्रोटीन एस। तो ये कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम है जो कि विटामिन के को एक्टिवेट करता है। आपके लेवल पे जानना ज़रूरी नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता दिया। तो ये इसका मेन फंक्शन। आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन मैंने ऊपर मेंशन की है, दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये होता है हमारे पास 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर, यहाँ पर आ जाएगा लाइट और क्लोरोफिल, और यहाँ आ जाएगा ग्लूकोज C6H12O
O6 और 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल। तो अभी पूछा रिलीज़, ठीक है, क्या पूछ रहा है, रिलीज़, कौन सा रिलीज़ हो रहा है, तो क्या रिलीज़ हो रहा है भाई, ऑक्सीजन रिलीज़ हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन आंसर है। अगले एमसीक्यू देखते हैं, विच बॉन्ड कनेक्ट अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन। अमाइनो एसिड में कौन से बॉन्ड है अमाइनो एसिड में से प्रोटीन चेन, मतलब क्या कि बहुत सारे आपको पता है अमाइनो एसिड, अगर मैं ये एक अमाइनो एसिड बनाऊँ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे लाखों करोड़ों मिलते हैं, प्रोटीन मिलती है, तो ये बीच में जो बॉन्ड आ रहा है ये वाला, ये कौन सा बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है जो अमाइनो एसिड को जोड़ के रख रहा है। तो आंसर क्या है, ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अगला एमसीक्यू देखिए, एमसीक्यू नंबर 9, पावर हाउस ऑफ सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, बहुत ज़्यादा आता है, ये आपके बहुत सारे पेपर्स में, पास पेपर में पूछा गया है। ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मतलब क्या पावर हाउस का मतलब क्या है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी जनरेशन में काम देता है, तो इसलिए एटीपी हमारे जो एनर्जी करेंसी है वो एटीपी है, तो हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी काम करे उसमें एनर्जी लग रही है, इसलिए पावर हाउस कह रहे हैं। अगला एमसीक्यू है, विच एंजाइम ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू माल्टोज। इससे कौन सा एंजाइम है जो स्टार्च एक बड़ा यूनिट है, माल्टोज एक छोटा यूनिट है, उसमें तोड़ रहा है, तो ये कौन सा एंजाइम होता है, ये हमारे पास अमाइलेज होता है, जो हमारे सलाइवा में भी मौजूद होता है और पेंक्रियाटिक एंजाइम्स में भी मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा भाई आगे बढ़ें, अगला एमसीक्यू है, जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया इज। जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरिया का है वो हमारे पास हमेशा क्या होगा, हमेशा आपको डीएनए मिलेगा, ठीक है, डीएनए मिलेगा, जिसको हम न्यूक्लियोइड कह रहे होते हैं, वो डीएनए आप कह लें, न्यूक्लियोइड कह लें, ये बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल। मैं बैक्टीरिया का आपको स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए। यहाँ पर ये रहा बैक्टीरियल सेल है, इसमें देखें बैक्टीरियल सेल में सबसे बाहर क्या मौजूद है, कैप्सूल मौजूद है, ठीक है। कैप्सूल के अंदर क्या है, कैप्सूल के अंदर क्या है, ये हमारे पास सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कुछ स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं जो बैक्टीरिया को मूव करने में काम देते हैं, इनको हम फ्लैजेलम का नाम देते हैं, ठीक है। फ्लैजेलम के बाद ये क्या पिलाई है, पिलाई क्या है, पिलाई एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया का सेल है और ये दूसरा बैक्टीरिया का सेल है, इन्होंने आपस में जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज करना है, तो ये पिलाई के ज़रिए, एक हॉलो स्ट्रक्चर है पिलाई, ये अपना जेनेटिक मटीरियल आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पिलाई का फंक्शन है। राइबोसोम का आपको फंक्शन पता ही है क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। उसके बाद साइटोप्लाज्म जिसके अंदर बाकी चीज़ें मौजूद होंगी, और ये न्यूक्लियोइड है, यहाँ पर डीएनए भी मेंशन है इस डायग्राम में भी कि न्यूक्लियोइड क्या है, डीएनए। ये जेनेटिक मटेरियल है, ऐसे पड़ा हुआ है, कोई इसका कवर नहीं है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये बेसिक्स है बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। अच्छा भाई ये हो गया आपके पास डीएनए ओनली, ठीक है। अगला एमसीक्यू है, विच ब्लड ग्रुप इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। अच्छा डोनर का मतलब क्या होता है कि आप दे सकते हैं किसी को, ठीक है। डोनर का मतलब है दे सकते हैं और एक्सेप्टर का मतलब ले सकते हैं। तो डोनर ऐसा होना चाहिए कि जिसके अंदर कोई भी एंटीजन मौजूद ना हो। अब क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर मैं रेड ब्लड सेल का एक स्ट्रक्चर बनाऊँ, ये रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसके ऊपर कुछ अगर एंटीजन मौजूद है, जैसे ये अगर एंटीजन कोई मौजूद है, मैं कहूँ ये ए ब्लड ग्रुप का एंटीजन है। सिमिलरली इफ़ आई मेक अनदर रेड ब्लड सेल और इसके ऊपर मैं बोलूँ कि ये जो एंटीजन है ये बी ब्लड ग्रुप का एंटीजन है, तो जब ये जाएंगे किसी भी बॉडी में, मिसाल के तौर पर ये एक ह्यूमन की बॉडी है, इसमें इसको हमने डाल दिया, तो जो ए ब्लड ग्रुप है एंटीजन है, ये वाली बॉडी इसको डिटेक्ट करेगी ए ब्लड ग्रुप है और इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगी। सिमिलरली ये बी के लिए होगा, अनटिल अनलेस ये बंदा जिसमें ये ब्लड इंजेक्ट किया जा रहा है वो भी ए या बी का ना हो, ठीक है। अच्छा अगर हम यही कंसीडर करें, मैं आपको बताऊं कि ये है हमारे पास ओ ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर हम ये किसी बंदे में डाल दें, इंजेक्ट कर दें, तो जब इसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी कैसे बनेगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये डोनर, यूनिवर्सल डोनर की किसी को भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ओ ब्लड ग्रुप होता है। इसमें और भी छोटी छोटी चीज़ें ऐसे नहीं लगाते, बट ये आपके लेवल पे इतना पता होना ज़रूरी है कि ओ जो है ओ ब्लड ग्रुप, और स्पेसिफिक जाए तो ओ नेगेटिव। क्यों नेगेटिव का मतलब क्या होता है, RH एंटीजन भी इसके ऊपर मौजूद नहीं है, ठीक है, ओ नेगेटिव होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, द एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर इन लंग्स। अच्छा लंग्स में किस लेवल पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, एल्वेलाई के लेवल पे होती हैं। अब मैं आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम अटैच की है, मैंने वो दिखा दूँ ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए। ये वाली डायग्राम होगी ये। अच्छा ये रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। अच्छा देखो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर नेज़ल कैविटी है ये, ठीक है, ये है नेज़ल कैविटी। अच्छा नेज़ल कैविटी से पीछे जो एयर आएगी वो एयर आ जाएगी हमारे पास, फाइनली कहाँ आ जाएगी, ये ट्रैकिया में आ जाएगी। ट्रैकिया के पास क्या होते हैं, सी शेप कार्टिलेज होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपसे पूछा जाता है। और ये सी शेप क्यों होते हैं, क्योंकि ट्रैकिया के पीछे इसोफेगस जा रहा होता है। अगर ये सी ऐसा है, देखें सी है, इसके पीछे से 3D डायग्राम बनाए तो और अच्छा क्लियर होगा। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करें कि अगर ये सी है और इसके पीछे से जा रहा है इसोफेगस, अगर ये कंप्लीट होता तो इसोफेगस यहाँ नहीं जा पाता, ये इसोफेगस को ही कंप्रेस कर देता, इसलिए सी शेप है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रैकिया से जाते हैं ब्रोंकस में, जो राइट ब्रोंकस राइट लंग में चला जाएगा, लेफ्ट ब्रोंकस लेफ्ट लंग में चला जाएगा। आगे मैं आपको डिवीजन बताता हूँ। देखें अगर ये आगे ब्रोंकस एक ब्रोंका है,
आगे बहुत सारे में डिवाइड होगा, इसको कहेंगे ब्रोंक्यूल। ब्रोंक्यूल के बाद बनेगी एल्वियोलर डक्ट, एक डक्ट बन जाएगी। एल्वियोलर डक्ट के बाद क्या बनेगा, एक एल्वियोलर सैक बन जाएगा। सैक हम कहते हैं बैक को, ये सैक बन गया। इसके अंदर बहुत सारे एल्वियोलाई मौजूद हैं। अगर एक एल्वियोलाई को जूम करके देखें तो एक एल्वियोलाई में ऐसा दिखता है, और इसके सराउंडिंग में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ठीक है, जिससे ये ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड को देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हमारा एमसीक्यू में पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो है हमारे पास एल्वियोलाई, ठीक है, मार्क कर दिया हमने। अब एमसीक्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर। अच्छा, ऐसा कौन सा डिसऑर्डर मेंडेलियन है, वो हमारे पास होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। इस क्वेश्चन के हिसाब से वो क्या है, हमारे पास सिस्टिक फाइब्रोसिस है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ठीक है। अच्छा भाई, क्यों सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर है। अच्छा, पहले तो हम ये देखेंगे सिस्टिक फाइब्रोसिस है क्या। सिस्टिक फाइब्रोसिस में हमारे पास जो म्यूकस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है, थिक म्यूकस प्रोड्यूस होता है, जो किस किस को इफेक्ट करता है, लंग्स को भी इफेक्ट करता है, और पेंक्रियाज को भी इफेक्ट करता है, और जीआईटी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है, इफेक्ट कर रहा होता है इन सारे ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी आएंगे, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी आएंगे, सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, क्यों होता है, म्यूटेशन होती है, एक जीन है CFTR जीन, इसकी म्यूटेशन होती है जो कि क्रोमोसोम नंबर 17 पे हमें मिलती है। एक और पॉइंट आपको मिल गया। उसके बाद क्या है कि इसके लिए 2 डिफेक्टिव एलील, अब मिसाल के तौर पर एलील का कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक आपको पता है हमारे पास 23 क्रोमोसोम मदर से आते हैं, 23 फादर से, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा, तो ये दोनों तरफ से, जैसे ये मैटरनल है और ये पैटर्नल है, तो दोनों तरफ से अगर ये डिफेक्टिव एलील है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, और ये वाला जो है एलील, कलर चेंज करूँगा, ये एलील ठीक है सिस्टिक फाइब्रोसिस का, तो बंदे को सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं होगा, ठीक है। अगर ये दोनों एलील ख़राब हों, दोनों एलील ख़राब होंगे तब सिस्टिक फाइब्रोसिस होगा। तो यही चीज़ें जो मेंडल है उन्होंने बताई थी कि एक एलील आए, दूसरा एलील आए, और सारे कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं, तो इसलिए इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं, और इसका आंसर सी हो जाता है। अगला एमसीक्यू देखें, 15 नंबर जो है, विच स्ट्रक्चर इन इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट नॉट इन एनिमल सेल। ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर प्लांट में मौजूद होता है, एनिमल में नहीं होता, वो क्लोरोप्लास्ट है। यहाँ आपको पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि क्लोरोप्लास्ट क्यों है, क्योंकि लाइट एनर्जी को लेता है और खाना बनाते हैं प्लांट अपना, तो इसलिए। अगला है ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ। अच्छा, जहाँ भी बड़ा ऑस्मोसिस है, यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं। ऑस्मोसिस हमेशा से वाटर के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर ये कोई मीडियम है, ठीक है, और ये बीच में मेरे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा से लो की तरफ मूव करेंगे, ये ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है। तो ये किसकी मूवमेंट को शो करता है, वाटर की मूवमेंट को शो करता है, ठीक है। अगला हमसे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल है। कैसे, अगर आप मिसाल के तौर पर कोई भी घर बनाए, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, एक ब्लॉक होता है। तो वैसे ही हमारी बॉडी का जो सबसे बेसिक यूनिट है, सेल है। सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन सिस्टम में पूरा बंदा बन जाएगा, तो सेल बेसिक यूनिट है। अगला हमसे विच मैक्रोमोलिक्यूल इज कंपोज ऑफ अमीनो एसिड। बहुत आसान है, बहुत सारे अमीनो एसिड जब मिलते हैं और बीच में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ, तो क्या बना लेते हैं, सिंपल प्रोटीन बना लेते हैं। अगले हमसे भी देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड का मतलब है जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, तो पॉलीसेक्राइड कौन सा है, स्टार्च है। अगला हमसे कोई डीएनए कंटेन। डीएनए के पास क्या होता है, मैं आपको ये स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ, डीएनए का अटैच किया होगा यहाँ पर डायग्राम। अच्छा भाई, ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, देखें इसके पास क्या है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है मेन, इसके साथ ये बेस अटैच है। बेस कौन सी हो सकती है, एडेनिन, गोनिन, थायमीन और साइटोसिन। यूरेसिल नहीं होता डीएनए में, और यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है। तो अगर हम ये जो शुगर है डीऑक्सीराइबोस, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। ये 5 कार्बन शुगर होती है, ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, यहाँ 5वां कार्बन लगा होता है। तो फर्स्ट पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, और फिफ्थ हमारे पास फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है। तो ये शुगर है, ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है, यहाँ लिखा हुआ भी डीऑक्सीराइबोस शुगर, ठीक है। तो डीएनए में कौन सी मिलेगी हमें, डीऑक्सीराइबोस। आरएनए आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगी, वो राइबोस हो जाएगी। तो यहाँ पर मेंशन है डीएनए कंटेन डीऑक्सीराइबोस शुगर। अगले हमसे को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड। ऐसा कौन सा लिपिड है, लिपिड हमारे पास देखें एंजाइम जो है, ये हमारे पास प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन भी प्रोटीन है। ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज फॉर्म है। तो जो फॉस्फोलिपिड है, लिपिड कौन से होते हैं, वैक्सीज होती हैं, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, सारे क्या हैं, लिपिड्स में आ जाते हैं। अगर हमसे देखें एंजाइम्स है, एंजाइम में ऊपर अभी आपको बताया प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद डिप्लॉयड सेल है। डिप्लॉयड का मतलब क्या है, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमारे सेल हैं, एक सेट मदर से आता है, एक सेट फादर से आता है। 23 क्रोमोसोम का मदर से आता है, 23 क्रोमोसोम का फादर से आता है, तो हम क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। तो एनिमल में डिप्लॉयड कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम वाला डिप्लॉयड कहलाता है।
अगला देखें, द नंबर ऑफ ऑटोसोम इन अ ह्यूमन। अब 46 क्रोमोसोम तो हैं, जैसे हमने डिस्कस किया 46 क्रोमोसोम, इसमें से 44 ऑटोसोम है। ऑटोसोम क्या कि ये सारे 44 ऐसे हैं जो पूरी बॉडी के बाकी चीज़ों को देखेंगे, और 2 क्या है, सेक्स क्रोमोसोम है, 2 ऐसे हैं जो कि मेल या फीमेल होना है उनको देखेंगे। तो अगर तो ये एक्स होगा या एक्स वाई होगा, एक्स होगा तो फीमेल है, एक्स वाई होगा तो मेल है। तो ये 40 जो ऑटोसोम्स हैं कितने होते हैं हमारे पास, ये 44 होते हैं। अगला एमसीक्यू देखें, मेंडल यूज डैश प्लांट इन एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने जो जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, जितने भी लॉ दिए, 2 लॉ दिए मेंडल ने, तो पी प्लांट को यूज़ किया। और पी प्लांट के बारे में बहुत सारी चीज़ें ने पढ़ी, तो वो मतलब हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी वीडियोस में, एमसीक्यूज़ में। ज़्यादा भी डिस्कस करेंगे तो ये 10-15 मिनट का वो भी टॉपिक निकल जाएगा, बट पी प्लांट को यूज़ किया मेंडल ने। अगला एमसीक्यू है, जीनोटाइप विद 2 आइडेंटिकल एलील्स इज। अच्छा, ऐसा जीनोटाइप 2 एलील्स एक जैसे, मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम, ये समझ लें मैटर्नल है, ये पैटर्नल है। अगर मैटर्नल क्रोमोसोम से ऐसी जीन आई है कि आपका आई कलर ब्लैक हो, और पैटर्नल क्रोमोसोम से भी ऐसी जीन आई है तो आई कलर ब्लैक हो, तो हम इसको क्या कहेंगे, ये दोनों सेम है, ये होंगे हमारे पास 2 आइडेंटिकल, जैसे सवाल में आपसे पूछा गया, तो ये कहलाएंगे होमोजाइगस। ठीक है, क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस। अगर इसको थोड़ा चेंज कर लें, मैटर्नल क्रोमोसोम से आया ब्लैक का, पैटर्नल से आया ब्लू का, तो क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजाइगस हो जाएगा। अब इसको डोमिनेंस डिसाइड होगी कि ब्लैक होता है तो वो ब्लैक डोमिनेंट था, ब्लू होता है तो ब्लू डोमिनेंट था। ठीक है, अगले हम सीखते हैं फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ ट्रेड इज कॉल्ड। अब वही बात है जैसे हमने ऊपर डिस्कस की, अगर तो ये ब्लैक हो जाता या ब्लू हो जाता तो इसको क्या कहते हैं, ब्लैक होता है तो हम कहते हैं ये ब्लैक फिनोटाइप है, जो दिख रहा है वो फिनोटाइप है। ऐसे ब्लू होता है हम क्या कहते हैं, ब्लू फिनोटाइप है। ठीक है, जो दिख रहा है वो क्या है, वो फिनोटाइप होता है, और जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो जीनोटाइप होते हैं, तो फिनोटाइप। अगला एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग। ऐसा ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहा है, तो वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, सेरिब्रम क्या करता है, सेरिब्रम यूजुअली थिंकिंग वगैरह में काम देता है। सिमिलरली सेरिबेलम बैलेंस में काम देता है, सेरिबेलम और बैलेंस मिलते हैं, बैलेंस कोऑर्डिनेशन। और हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल में काम देता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा हम देख चुके हैं ब्रीदिंग में। अगला एमसीक्यू थी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, ये वही एमसीक्यू है, नेफ्रॉन हमारे पास होता है, तो हम देख चुके हैं। अगला एमसीक्यू, रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस इन। रेड ब्लड सेल कहाँ प्रोड्यूस होते हैं, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बोन मैरो में रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगला एमसीक्यू, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड मेनली बाय। ऑक्सीजन जो है हम जो हमारे ब्लड में, रेड ब्लड सेल में, रेड ब्लड सेल, ठीक है, रेड ब्लड सेल में हमारे पास एक जो मॉलिक्यूल है मेन, वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के पास, हीमोग्लोबिन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ तो इसके पास समझ लें ये 2, 3 और ये 4 ऑक्सीजन बाइंड करने की कैपेसिटी होती है। मैं 4 पॉकेट बनाए, एक ऑक्सीजन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो 4 ऑक्सीजन बाइंड करता है हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला एमसीक्यू देखें, विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजन ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। अच्छा देखिए, आपको पता है हमारे बॉडी में मेनली आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और वेन क्या करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। बट हमारे पास डिफरेंस कहाँ आ जाता है, जो अगर मैं इसको मिटाऊँ और जगह ताकि मेरे पास ज़्यादा हो जाए, ये देखें हार्ट का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, हार्ट का स्ट्रक्चर है ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से हमारे पास निकलती है, क्योंकि आप बताएं राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा दोनों ड्रेन करते हैं, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाते हैं पूरी बॉडी से। तो राइट वेंट्रिकल में नीचे जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और राइट वेंट्रिकल से फिर जब लंग्स में जाना है, ये हमारे पास कौन लेके जाता है, ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी लेके जाती है। अब ये क्या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आर्टरी लेके जा रही है, तो ये क्या है, ये एक्सेप्शन है। फिर लंग्स से घूम के दोबारा ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजनेशन हो जाएगी तो घूम के कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, थ्रू पल्मोनरी वेन। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और आर्टरी में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। फिर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा और यहाँ से आयोटा निकलेगा और वो पूरी बॉडी में ले जाएगा। तो इन शॉर्ट ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन लेके आता है लंग्स से हार्ट में, वो पल्मोनरी वेन होती है। ठीक है, अगला एमसी को देखें, विच प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो जाइलम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, फ्लोम होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के लिए, और फूड भी किस फॉर्म में, सक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। अच्छा, ट्रांसपायरेशन अकस थ्रू, ट्रांसपायरेशन हमारे पास जो प्लांट में स्ट्रक्चर है स्टोमेटा, यूजुअली लोअर सरफेस ऑफ लीफ पे मिलता है, उससे होती है। अब कैसा प्लांट का स्ट्रक्चर है ये समझें, प्लांट का अपर पार्ट है, प्लांट का लोअर पार्ट है, बीच में सारे मेसोफिल सेल्स हैं। ठीक है, और यहाँ लोअर पार्ट पे हमारे पास मौजूद होता है किडनी शेप सेल, ऐसे शेप होती है जिसको हम नाम देते हैं गार्ड सेल्स।
गार्ड सेल्स, और ये क्या बनाते हैं, ये स्टोमेटा बनाते हैं। और यहाँ से हमारे पास जो वाटर वेपर्स प्लांट को लीव करते हैं और यहाँ से मेनली 80 to 90% यहाँ से लीव करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा हो गया। अगला MCQ है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स इज, ग्रीन पिगमेंट हमारा क्लोरोफिल होता है, वही क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, इसका कलर ग्रीन होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, फोटोसिंथेसिस कराता है। उसके बाद लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन अकर्स इन, अच्छा भाई अब आपको ये भी बताना चाहिए कि लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है क्या, ठीक है। एक तो ये होता है हमारे पास थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में, ठीक है। और मैं आपको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की डायग्राम भी दिखा दूँ इसमें हो क्या रहा होता है, ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन की डायग्राम है। देखें यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास एक चीज़ होती है, इसको नाम देते हैं फोटो सिस्टम 2 का, ठीक है। फोटो सिस्टम 2 का नाम देते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है, इसके ऊपर लाइट पड़ती है। अब इसको P680 भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब करने की जो वेव लेंथ है वो 680 है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाई सेंटर्स पे जाते हैं, फिर कुछ कैरियर्स होते हैं जिसको हम फियोफाइटिन होता है हमारे पास, ये अलग अलग कैरियर्स हैं, प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोक्यूनिन, अलग अलग कैरियर्स हैं, ठीक है। फाइनली ये पहुंच जाता है दोबारा फोटो सिस्टम 1 के पास, 2 पहले 1 बाद में। और फोटो सिस्टम 1 को P700 इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी मैक्सिमम लाइट अब्जॉर्ब करने की पावर कितनी, 700, ठीक है। अभी दोबारा ऊपर जाएगा, फिर ये कुछ इंटरमीडिएट्स बीच में आएंगे, फेरोडॉक्सिन आ जाएगा, NADPH, एंड फाइनली हमारे पास बन जाता है NADPH। और यहाँ से लेकिन ये जो डाउनवर्ड एरो शो हो रहे हैं, डाउनवर्ड एरो, इसका मतलब क्या है कि एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। ये एनर्जी लेवल ऊपर पहले गया, एनर्जी ज़्यादा थी, फिर ये डाउन हो रहा है एनर्जी लेवल। तो एनर्जी आपको पता है कभी भी एनर्जी ज़ाया नहीं होती, एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, राइट। तो यहाँ से जो एनर्जी निकल रही है वो क्या बनाएगी, ATP बनाएगी। तो यहाँ से 2 हमें बाय प्रोडक्ट मिले, क्या, एक मिला ATP, एक मिला NADPH, जो कि हमारे पास आगे डार्क रिएक्शन में यूज़ होगा या केल्विन साइकिल में यूज़ होगा, जो कि आगे MCQ आ जाएगा, डिस्कस कर लेंगे। तो अभी हमने देखा फ़िलहाल तक क्या है कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन या लाइट रिएक्शन एक ही बात है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है, क्या क्या हो रहा है उसमें, इसमें ATP और NADPH मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक कहानी ध्यान में रखें, जब डार्क रिएक्शन में क्वेश्चन आएगा यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। इन ह्यूमन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन हमारे पास हमेशा कहाँ होती है, फ्लोपियन ट्यूब में। फ्लोपियन ट्यूब का भी कौन सा पार्ट, एम्पुला। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि स्पर्म और एग मिल जाए और जायगोट बन जाए, जिससे आगे पूरा बच्चा बनेगा, उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डायग्राम अटैच की होगी यहाँ पर, दिखा देता हूँ आपको, ये रही, देखें ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये ओवरी, ओवरी से निकलेगा एग और स्पर्म आएगा, यहाँ से नीचे से स्पर्म आएगा, स्पर्म आएगा नीचे से, ठीक है। स्पर्म आके, स्पर्म क्योंकि मोटाइल होता है और एग बहुत कम ना होने के बाद में मोटाइल होता है, तो यहाँ पर एक डायलेटेड रीजन होता है, इसको हम नाम दे रहे होते हैं एम्पुला का, वहाँ आके फर्टिलाइजेशन हो जाती है। फिर ये जायगोट यहाँ ट्रांसफ़र करता है और यूट्राइन वॉल में इम्प्लांट होता है और आगे पूरा प्रोसेस जो चलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा फ्लोपियन ट्यूब। अगला 39 MCQ देखें, विच हार्मोन रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने वाला मेन हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को थिकन करता है। अब सारे हार्मोन्स के मैंने फंक्शन यहाँ अटैच कर दिए हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इनको पढ़ना। देख लेते हैं एक नज़र सबको। एक तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन का मतलब क्या है, ऐसा हार्मोन है जो बाकी हार्मोन को रिलीज़ कराएगा, हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होता है, ठीक है। और इंटीरियर पिट्यूटरी पे आता है और स्टिमुलेट करता है किसके रिलीज़ को, FSH को, LH को, फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे आके FSH LH को रिलीज़ कराएगा। उसके बाद कौन सा हार्मोन है, FSH आ गया। FSH कहाँ से, इंटीरियर पिट्यूटरी, अभी हमने देखा इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है और आके ये कहाँ एक्ट करेगा, ओवरीज और टेस्टिस पे मेनली, ये जो है हमारे पास ओवरीज पे करेगा, टेस्टिस पे भी इसका रोल है, ठीक है। स्टिमुलेट क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन और गैमेट प्रोडक्शन, ठीक है। जो मेल सेक्स ऑर्गन या फीमेल सेक्स ऑर्गन, और फीमेल में जो हमारे पास एग ग्रो हो रहा होता है, तो उसको भी, जो गैमेट प्रोडक्शन है उसको भी क्या करता है, उसमें भी अपना रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद LH आ गया, ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। ओवरी टेस्टिस सेम है, ये क्या करता है LH, ये ओवुलेशन को, मतलब क्या कि अगर ये फॉलिकल है, इसको हम नाम देते हैं ग्राफिन फॉलिकल, इसके अंदर एग है, तो एग के रिलीज़ को ऑन 14th डे इस क्या करता है, प्रमोट करता है LH। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है। ओवुलेशन कौन कराता है, तो ये LH कराता है। अगला देखें, अगला है हमारे पास एस्ट्रोजन।
जिसका क्वेश्चन में पूछा गया है, ये ओवरी से रिलीज होता है और ये क्या करता है, फीमेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स जो हैं, जैसे फीमेल की आवाज़ थोड़ी पतली होती है, उसके बाद फीमेल के जितने भी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, दाढ़ी नहीं आना, ये सारी चीज़ें क्या है, मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स क्या हैं, दाढ़ी आना, आवाज़ भारी होना, थोड़ा मस्कुलर बॉडी होना, तो वो मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन कंट्रोल करता है। ऐसी प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है कॉर्पस लूटियम से। कॉर्पस लूटियम क्या है, जैसे ग्राफिन फॉलिकल से एक निकल गया तो ये बन जाता है कॉर्पस लूटियम, जो कि क्या करता है, प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग को फर्दर 13-14 डेज़ के लिए मेंटेन करके रखते हैं। टेस्टोस्टेरोन हो गया जो मेल का हार्मोन है, जो कि मेल में सेकेंडरी कैरेक्टर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम फिलहाल रखते हैं। इनहिबिन जो है मेल का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पढ़ते हैं, हमने पढ़ा है, उसको डिटेल में जाएंगे फिर हम किसी और मौके पर सवाल आया तो। अच्छा, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनली एस्ट्रोजन कर रहा होता है, मैंने बता दिया। स्पर्म आर प्रोड्यूस इन, स्पर्म जो है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, हमारे टेस्टिस में एक जो स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहाँ प्रोड्यूस होता है। मैं दिखा देता हूँ टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है वो, ये देखें, ये टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। इसमें ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है। ट्यूब्यूल का मतलब क्या है, ये देखें ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्पर्म की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जाते हैं आगे, हमारे पास एपिडिडमस होगा। एपिडिडमस में स्पर्म स्टोर होते हैं और मेच्योर होते हैं। फिर वास्ट डिफरेंस आता है जो ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को, ठीक है। तो स्पर्म की प्रोडक्शन साइड कौन सी है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अगला एमसीक्यू ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में यहाँ पर हमारे पास हमें मिलेगा एड्स, ठीक है। आपको पता भी होगा एड्स बहुत कॉमन है। एड्स में क्या होता है कि जो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है और ये टी हेल्पर सेल को, जो हमारे इम्यूनिटी के पार्ट हैं, हेल्पर सेल को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इम्यूनिटी बहुत वीक हो जाती है, ठीक है। इम्यूनिटी वीक होने से भी बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्फेक्शन होने लग जाते हैं और यूजुअली बंदे की डेथ उन सुपर इम्पोज इन्फेक्शन की वजह से होती है, इस वायरस की वजह से नहीं होती। अगला एमसीक्यू जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय, मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि एम्पुलोइजन में स्पर्म और एग मिलेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी और जाइगोट बन जाएगा। अगला एमसीक्यू द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया है, आपने सुना भी होगा। जो लाइफ स्टार्ट कहाँ से हुई, प्रोकैरियोट्स से। प्रोकैरियोट्स क्या है, एक्चुअली बैक्टीरिया है और वो बिलियन ईयर्स पहले जो लाइफ स्टार्ट हुई बैक्टीरिया से स्टार्ट हुई, तो स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इसलिए बैक्टीरिया ही है। अगला एमसीक्यू है विच सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो बी सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल का कंपोनेंट है ना, आपको पता है, बी सेल और टी सेल। बी सेल से जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, टी सेल हमारे इम्यूनिटी में दूसरे रोल परफॉर्म करते हैं। आगे दी वैक्सीन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस। जो टीबी है उसके खिलाफ वैक्सीन होती है, जो बच्चा जब पैदा होता है तभी लगती है बस, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको नाम देते हैं BCG वैक्सीन, ठीक है। हेपेटाइटिस बी अलग है। उसके बाद DBT वैक्सीन है, 3 अलग ऑर्गेनिज्म, डिफ्थेरिया, पर्टसिस और टॉक्सॉइड के अगेंस्ट होती है। MMR वैक्सीन भी ऐसी अलग है। तो BCG वैक्सीन होती है। HIV अटैक, ऊपर आपने बताया HIV किसको अटैक करता है, हेल्पर टी सेल को, इम्यूनिटी वीक कर देता है। अगले MCQ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज़। ऊपर मैंने देखा कि एड्स वायरल डिजीज़ है, इसका नाम भी ऐसे ही है कि HIV से कॉज होती है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, हमने यहाँ पर मेंशन किया। तो ये सारे MCQ आपसे पूछे जाते हैं। अगला MCQ है विच फेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या MCQ विच फेज ऑफ माइटोसिस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो हमने देखा था, दोबारा देख लेते हैं डायग्राम में। सेपरेशन कहाँ हो रही थी, यहाँ मैं इसको पहले मिटाऊँ, ठीक है। यहाँ आके स्पिंडल फाइबर्स मिले थे इस स्टेज में, मेटाफेज में, और एनाफेज में ये अलग हो गए सारे, ठीक है। तो कौन सा फेज़ है, एनाफेज है। तो ये फेजेस का आपको डायग्राम भी विजुलाइज कर लें तो आपके सारे MCQ निकल जाते हैं। बहुत पूछा जाता है आपसे, एनाफेज इसका आंसर हो गया। अगला MCQ देखें, ड्यूरिंग DNA एप्लीकेशन विच एंजाइम अनवाइंड्स DNA डबल हेलिक्स। अब DNA एप्लीकेशन होती कैसे है, अगर मिसाल के तौर पर ये डबल हेलिक्स है DNA का, तो पहले अनवाइंड होगा, जाहिर है ये डबल हेलिक्स यहाँ है तो छोटे से रीजन में अनवाइंड होगा, खुल जाएगा, 2 हेलिक्स खुल जाएंगे और ये आगे दोबारा अनवाइंड ही रहेंगे। फिर जब यहाँ से हो जाएगा DNA एप्लीकेशन हो जाएगी तो ये वाले दोबारा जुड़ जाएंगे, पीछे वाले आगे वाले अनवाइंड हो जाएंगे, ऐसे चलता है छोटे छोटे सेगमेंट्स में, ठीक है। तो अनवाइंड होता है, तो अनवाइंड होगा तो इसको आके यहाँ पर मैसेंजर RNA आएगा, ट्रांसफ़र RNA आएगा, यहाँ पे इसको रीड करेगा और इससे जो आगे फर्दर हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस होगी। तो DNA रेप्लिकेशन जब हो रही है तो एंजाइम जो है अनवाइंड जो है, कौन डबल हेलिक्स को कौन अनवाइंड करता है, कौन सा एंजाइम। तो एंजाइम का सिर्फ नाम पूछना चाह रहे हैं, तो वो एंजाइम है हमारे पास हेलिकेज। ये जो अनवाइंडिंग हुई है इस रीजन में, जो मैंने बताया इस रीजन में, ये हेलिकेज ने कराई है। आगे मैसेंजर RNA इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग, 2 प्रोसेस होते हैं, एक है ट्रांसक्रिप्शन, यहाँ लिखता हूँ ट्रांसक्रिप्शन, एक है ट्रांसलेशन।
अच्छा भाई, अगर सेल ड्रॉ करें, ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर से हमारे पास मैसेंजर आरएनए बनता है और ये बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं, तो मैसेंजर आरएनए यहाँ पर बाहर आ जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। फिर यहाँ पर राइबोसोम्स के पे आके मैसेंजर आरएनए अपनी इन्फॉर्मेशन देता है कि किस तरह की प्रोटीन बनानी है, और जब प्रोटीन बन जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो मैसेंजर आरएनए के बनने को क्या नाम दिया है हमने? ट्रांसक्रिप्शन। अगला एमसीक्यू देखें, द मैचिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए एंटीकोडॉन मैसेंजर आरएनए कोडॉन हैपेंस ड्यूरिंग। ये वही प्रोसेस है कि यहाँ पर जब मैसेंजर आरएनए बाहर आ गया, मैंने यहाँ पर अभी आपको मेंशन किया, तो यहाँ आके ये जब राइबोसोम पे बैठेगा, यहाँ से ट्रांसफ़र आरएनए साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होगा, ट्रांसफ़र आरएनए आएगा, वो आके देखेगा कौन सा है हमारे पास मैसेंजर आरएनए पे इन्फॉर्मेशन, कैसी इन्फॉर्मेशन है, कैसी प्रोटीन बनानी है, और उसको रीड करने के बाद अमाइनो एसिड, अलग अलग अमाइनो एसिड को ज्वाइन करता जाएगा और वैसी प्रोटीन बना देगा। तो ये पूरे प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पूरे प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। अगला एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोटाइड वही है, हमने यहाँ पर मैंने आपको दिखाया है अभी डीएनए का जब पढ़ रहे थे, ये न्यूक्लियोटाइड है। क्या है भाई? ये अगर मैं दोबारा बनाऊँ, 5 कार्बन वाली शुगर होती है, इसको पेंटोस शुगर नाम देते हैं। ये पहला कार्बन जिस पे क्या है नाइट्रोजनस बेस है, और ये 5वां कार्बन यहाँ होता है जिसके ऊपर क्या होता है? फॉस्फेट होता है। तो ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नॉट अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ऐसे क्या है जो न्यूक्लियोटाइड कंपोनेंट नहीं है, तो अमाइनो एसिड नहीं है, ठीक है। शुगर होती है, बिल्कुल नाइट्रोजनस बेस है, शुगर है, फॉस्फेट है, सब। अगला हम चुके एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स आर मोर कॉमन इन। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव का मतलब क्या है कि आपको पता है मेल में एक्स और वाई होता है क्रोमोसोम, और फीमेल में एक्स एक्स होता है। तो अगर एक कोई डिसऑर्डर है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे मौजूद है, तो इसको हम नाम दे देते हैं कोई भी, समझे सी नाम, जो कैपिटल सी है नॉर्मल है, स्मॉल सी क्या है, मैं डिफेक्टिव को डोनेट करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर फीमेल रिसेसिव है, मतलब क्या 2 अलील ख़राब होने चाहिए इसके लिए, फीमेल को उस डिसऑर्डर को लेने के लिए दोनों स्मॉल सी आएंगे तब डिसऑर्डर होगा। मेल में क्योंकि एक एक्स है ही नहीं, सिर्फ सिंगल एक्स है, एक भी स्मॉल सी आ गया तो मेल में डिसऑर्डर आ जाएगा। इसकी एग्जांपल होती है हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस। तो मेल में इसलिए जो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं, तो मोर कॉमन इन मेल्स होता है। अगला एमसीक्यू है, ह्यूमन्स ब्लड ग्रुप ए बी इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ए बी जो है हमेशा एग्जांपल होती है कोडोमिनेंस की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ए बी का मतलब क्या है कि हमारा कोई अगर ब्लड है, ये ब्लड का कोई सेल है, उसके ऊपर ए एंटीजन भी मौजूद है और बी एंटीजन भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं हुआ कि ए ने ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया है, बी ने ज़्यादा एक्सप्रेस कर दिया, ए ने अपनी जगह एक्सप्रेस किया, बी ने अपनी जगह एक्सप्रेस किया, दोनों एक्सप्रेस हुए और ब्लड ग्रुप बन गया ए बी। तो इसलिए कह रहे हैं कोडोमिनेंस, दोनों एक्सप्रेस हुए हैं, तो इसलिए इसको नाम दे रहे हैं। अगले हमसे कोई है, क्रॉस बिटवीन 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, 2 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल जिनका जीनोटाइप है ए। इससे हमें फिनोटाइप मिलेगा, इसका रेशो क्या होगा? अच्छा भाई, इसको है तो बहुत आसान, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, आसान करने के लिए पिनेट स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने कहा है भाई क्या है, ए दोनों का ना, तो ए के दोनों के जो जीनोटाइप डिवाइड करके लिख देते हैं। यहाँ से दोनों कैपिटल ए आ जाएंगे, यहाँ से कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, दोनों स्मॉल ए। तो इसमें अगर आप रेशो देखें क्या बन रहा है, यहाँ पर भी एक कैपिटल ए है, तो जो भी एक को डोनेट करेगा करेक्टर, मिसाल के तौर पर ब्लैक आई कलर एक कैपिटल ए डोनेट कर रहा है, तो इसका भी ब्लैक आई कलर होगा। यहाँ पर भी इसका भी क्या होगा? ब्लैक आई कलर होगा, क्योंकि एक डोमिनेंट मौजूद है। यहाँ पर दोनों कैपिटल हैं, इसका भी ब्लैक आई कलर होगा। यहाँ पर इसका दोनों स्मॉल हैं, तो इसका ब्लैक नहीं होगा, समझे कोई लाइट आई कलर है कोई भी, ठीक है। तो रेशो क्या बने? 3 ब्लैक हैं, 1 लाइट है, तो 3:1 रेशो है। तो मेंडल का फर्स्ट लॉ को डोनेट कर रहा है एक्चुअली। अगला हमसे क्या है, म्यूटेशन। ये मिटा दूँ, यहाँ पर काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगी जगह। अगला एमसीक्यू देखते हैं, म्यूटेशन दैट डू नॉट चेंज अमाइनो एसिड सीक्वेंस आर कॉल्ड। ये होती हैं साइलेंट म्यूटेशन। ऐसी म्यूटेशन का मतलब क्या है? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ऐसी म्यूटेशन जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस को चेंज ना करें, उनको हम नाम दे रहे होते हैं साइलेंट म्यूटेशन। अब मिससेंस म्यूटेशन क्या है, नॉनसेंस म्यूटेशन क्या है? देखिए, मिससेंस म्यूटेशन जो है, नॉनसेंस म्यूटेशन वो है अगर मिसाल के तौर पर कोई भी हमारे पास अमाइनो एसिड बन रहे हैं और बीच में कोई ऐसे सीक्वेंस आ गया जिसने क्या किया, यहाँ पर पूरा स्टॉप कोडॉन आ गया, मतलब पूरा सीक्वेंस को स्टॉप कर दिया, तो ये क्या है? नॉनसेंस म्यूटेशन। मिससेंस म्यूटेशन क्या है? अमाइनो एसिड बन रहे हैं और बीच में मिसाल के तौर पर अमाइनो एसिड यहाँ पर वैलिन होना चाहिए था, वैलिन की जगह आप समझ लें कोई और आ गया, ग्लूटामेटिक एसिड आ गया, या कोई भी ले लें, मैंने ऐसी एग्जांपल दे दी। तो ये क्या नॉनसेंस म्यूटेशन है, मतलब कोई अमाइनो एसिड कोई और आना था, कोई और आ गया। और जो नॉनसेंस है, इसका मतलब क्या है कि अमाइनो एसिड स्टॉप हो गया चेन। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगला एमसीक्यू देखें, द एंजाइम दैट जॉइंट्स ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट।
अच्छा, अब ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स क्या हैं? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स ऐसे हैं कि हमारे पास जो भी जब डीएनए रेप्लिकेशन होती है तो जो डीएनए पर, जैसे मिसाल के तौर पर ये डीएनए है और यहाँ से अनवाइंड हुआ, यहाँ से इसकी रेप्लिकेशन होगी, तो ये यहाँ पर रेप्लिकेशन होगी, तो जब नया डीएनए बनेगा वो फ्रेगमेंट्स में बनेगा, एक फ्रेगमेंट, दूसरा फ्रेगमेंट, तीसरा फ्रेगमेंट। तो एक फ्रेगमेंट क्या कहला रहा है? ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट, ठीक है, एक फ्रेगमेंट का नाम है। तो ऐसा एंजाइम जो इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट को जोड़े वो कौन सा है? वो डीएनए लाइगेज है। अब जाहिर है ये एक अलग अलग तो नहीं रहेंगे, अलग अलग तो नहीं रहेंगे, ये जुड़ेंगे, ये एक फ्रेगमेंट था, दूसरा था, तीसरा था, अभी जुड़ के एक बनेंगे स्ट्रैंड। तो ये कौन सा एंजाइम करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा। अगला एमसीक्यू है विच हार्मोन इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ठीक है, और जो कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन ब्लड कैल्शियम लेवल को कम करता है। ये भी थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड से रिलीज होगा, बट ये कैल्शियम को कम करेगा। थायरॉक्सिन जो है ये हमारे पे मेटाबॉलिज्म में रोल है, T3 T4 इसका 2 हार्मोन होते हैं मेन। उसके बाद इंसुलिन तो आपको पता है क्या करता है, ग्लूकोज को हमारे पास इंसुलिन हमारे पास ग्लूकोज को स्टोर करा देता है, हमारे ब्लड में कम कर देगा, मसल में और लिवर में स्टोर करा देगा। अच्छा भाई, अगला एमसीक्यू देखें 59, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। ऊपर हमने डिस्कस किया था प्लेटलेट क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं। अगर मिसाल के तौर पर खून निकल रहा है, चोट लगी है, खून निकलना रुक गया, किसकी वजह से होगा? प्लेटलेट की वजह से होगा। द पार्ट ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ये सेरिबेलम होता है। ऊपर हमने डिस्कस किया था कि सेरिबेलम का फंक्शन क्या है? बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। मैंने बताया था कि सेरिब्रम का थिंकिंग वगैरह में, मेडुला ऑब्लोंगेटा का हमारे पास ब्रीदिंग में, हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर कंट्रोल में। विच चैम्बर ऑफ हार्ट के रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। ऊपर भी डिस्कस किया है, अगर ये हार्ट के चैम्बर्स बनाए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कैवा, जो कि हमारे पास हार्ट से ऊपर वाले जितनी बॉडी है उससे ब्लड लाएगा डीऑक्सीजनेटेड, और यहाँ से जो नीचे से, हार्ट के नीचे से जितनी बॉडी है, इन्फीरियर वेना कैवा, ये लाएंगे ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और राइट एट्रियम में डाल देंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम। अगला हमसे का इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय विच सेल्स इन द पेंक्रियाज। आपको ये तो पता है इंसुलिन पेंक्रियाज से सिक्रेट होती है, और पेंक्रियाज में कौन से सेल से? बीटा सेल से। और पेंक्रियाज के अल्फा सेल जो है ग्लूकागॉन को रिलीज़ करते हैं। जो क्या करता है ग्लूकागॉन, जब हमारे बॉडी को ग्लूकोज चाहिए, स्टोर ग्लूकोज हमारे पास जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है उसको दोबारा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अगला हम सीखते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड बाय, ऊपर भी डिस्कस किया है, गार्ड सेल्स होते हैं वो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। अगला एमसीक्यू है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन केल्विन साइकिल अकर्सिन। ऊपर मैंने आपको बताया था लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में एटीपी और NADPH बन रहा था। मैंने कहा 2 चीज़ याद रखिएगा, आगे एमसीक्यू आएगा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अब ATP NADPH का यूज़ करना है, ये कहाँ यूज़ होगा? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, इसका नाम है केल्विन साइकिल, और उसको यहाँ पर मौजूद होगा, डायग्राम अटैच होगी इसकी ज़रूर, ये रही। अच्छा भाई, ये है हमारे पास केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल में देखें हमारे पास एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मिलता है हमारे पास RUBP से, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक कार्बन, और RUBP। अब RUBP क्या है? RUBP पिछला वाला मॉलिक्यूल है जो क्या है? 5 कार्बन। ये जो एक सर्कल है एक कार्बन को शो कर रहा है, तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अच्छा भाई, 5 कार्बन और ये 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का कुछ बनना चाहिए, बट ये 6 कार्बन वाला स्प्लिट हो जाता है 3 कार्बन वाले में, क्योंकि 6 कार्बन वाला जो भी कंपाउंड होता है स्टेबल नहीं होता, और 3 कार्बन वाला स्टेबल होता है, इसका नाम है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। अच्छा, ये एंजाइम जो है ये जो किसकी मदद से होता है? रुबिस्को एंजाइम की मदद से, ये भी इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है। उसके बाद अगला स्टेप है ATP ADP में कन्वर्ट होता है, एक फॉस्फेट देता है, और ये फॉस्फेट पहले 3-फॉस्फोग्लाइसरेट था, मतलब थर्ड पोजीशन पे कार्बन अटैच था, अब फर्स्ट पोजीशन पे भी हो गया, एक ये रहा फॉस्फेट, एक ये रहा फॉस्फेट, तो 2 फॉस्फेट अटैच हो गए, जिसको हमने कहा है कि 1,3-बिस-फॉस्फोग्लाइसरेट। अब ये ATP कहाँ से है? ATP वही है जो हमने लाइट रिएक्शन में बनाया था, वही। अब NADPH भी वही है जो लाइट रिएक्शन में बनाया, NADPH NADP में कन्वर्ट होगा और ये बना देगा G3P, हम इसको कहते हैं, ग्लाइसरहाइड 3-फॉस्फेट भी इसका नाम होता है, ठीक है। ये ग्लाइसरहाइड 3-फॉस्फेट के यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल चल रहे हैं टोटल, ठीक है। ये भी 6 मॉलिक्यूल थे, ये भी 6 मॉलिक्यूल थे, ये भी 6 मॉलिक्यूल होंगे, बट यहाँ से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा जो कि आगे फर्दर ग्लूकोज वगैरह बनाने में यूज़ होगा, और बाकी जो 5 मॉलिक्यूल हैं आगे साइकिल को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब टोटल देखें 6 मॉलिक्यूल थे, कितने कार्बन के? 3 कार्बन के, तो कितने कार्बन होने चाहिए थे? 18। मैंने कहा एक निकल गया, तो इसमें से 3 कार्बन माइनस करें, या आप ऐसे कर लेंगे 5 बचे, और 5 के कितने कार्बन है? 3, इसके टोटल कार्बन बने 15। अब जो भी होगा 15 कार्बन का होगा, तो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जिसको राइबोलोज 5-फॉस्फेट कहते हैं। ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये 5 डॉट शो किए में, बट इसमें क्या है कि 5 कार्बन है, तो ये 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो ऐसे 3 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, तो 5 × 3 कितने हुआ? 15 कार्बन। तो कार्बन अल्टीमेटली देखें बैलेंस ही है।
उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा ATP यूज़ हो रहा है, ATP में कन्वर्ट हो रहा है और राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट बन रहा है, एक फॉस्फेट अटैच हो रहा है, ये साइकिल कंटिन्यू रहता है। ठीक है, तो इन शॉर्ट था ये कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन केल्विन साइकिल मैंने बता दिया आपको पूरा है क्या, बट लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ हो रहा है ये पूछना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा में होता है। ठीक है, अगला MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो राइजोबियम होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे बैक्टीरिया हैं, प्लांट जो है एटमॉस्फेयर में आपको पता है जो नाइट्रोजन है 78% होती है, बट प्लांट इसको एज ए नाइट्रोजन के फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाते, प्लांट को नाइट्राइट या नाइट्रेट चाहिए। ठीक है, तो ये प्लांट के रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, प्लांट यूज़ कर लेता है। अगला MCQ देखें, द फिनोमिना बाय विच वाटर मूव्स अप थ्रू द जाइलम इज नोन एज। वाटर जो है, वाटर के मूवमेंट को हमेशा हम क्या नाम देते हैं, ऑस्मोसिस का, मगर ये वाला प्रोसेस जो है ये एक क्योंकि एक फिनोमिना है, इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपायरेशन कोहेजन टेंशन। ठीक है, क्या नाम दिया है हमने, ट्रांसपायरेशन कोहेजन टेंशन। ये पूरा फिनोमिना है जिसमें वाटर जो है प्लांट में नीचे से रूट से ऊपर मूव कर रहा होता है। तो अब इसको अलग अलग अगर हम स्प्लिट कर लें, ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या है कि लॉस ऑफ वाटर वेपर्स, प्लांट के वाटर वेपर्स लीव से लॉस होते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। कोहेजन का मतलब क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ा हुआ है, ये कोहेजन फोर्स है। ठीक है, ऐसी टेंशन क्या है, टेंशन ये है कि अगर ये लीफ है और नीचे ये पूरा प्लांट के यहाँ रूट्स आ रही हैं, तो प्लांट जो वाटर ने ऊपर मूव करना है रूट से, तो जो ट्रांसपायरेशन से वाटर लॉस हो रहा है, तो ये एक फोर्स जनरेट कर रहा है जो कि वाटर को नीचे रूट से ऊपर की तरफ पुल कर रही है, टेंशन है। तो ये ऐसे स्प्लिट किए हुए 3 वर्ड्स को, और ये एक थ्योरी बनती है जिसमें यही होता है कि वाटर के आपस में ये जो कोहेजन फोर्सेज हैं ये, उसके बाद जो टेंशन जनरेट हो रही है ये, और जो वाटर वेपर लॉस हो रहे हैं ट्रांसपायरेशन में, ये सब मिलके क्या करते हैं, वाटर को पुल करते हैं। उसका नाम दे दिया हमने ट्रांसपायरेशन कोहेजन टेंशन। अगला MCQ, एंटीबॉडीज टारगेट विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के लिए होती हैं ओनली। ठीक है, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक होती हैं। अगला है विच पार्ट ऑफ वायरस मेड ऑफ प्रोटीन। वायरस का जो कैप्सिड है ये प्रोटीन से बना होता है। और कौन सी प्रोटीन, कैप्सोमेयर्स होते हैं। इसके डायग्राम अटैच है, देख लेते हैं। ये डायग्राम, ये देखें, ये वायरस का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें क्या है कि ये हमारे पास इन्वेलप प्रोटीन है। ठीक है, ये इन्वेलप है, ये वाला क्या है, इन्वेलप है। उसके बाद यहाँ पर इन्वेलप के अंदर कैप्सिड होते हैं, दिखाया हुआ नहीं है, यहाँ पर ये कैप्सिड होता है अंदर ना, जो मैं मार्क कर रहा हूँ। तो कैप्सिड किससे बना होता है, छोटे छोटे यूनिट होते हैं, इसको नाम देते हैं कैप्सो मेयर्स का, और इसे मिलकर कैप्सिड बनता है, और ये प्रोटीन से होता है। बस ये है इन शॉर्ट। तो MCQ क्या था कि वायरस का कौन सा पार्ट प्रोटीन से बना है, तो वो क्या है, कैप्सिड। अगला MCQ, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू। अच्छा भाई, 2 तरह की इम्यूनिटी है, कौन कौन सी, एक होती है एक्टिव, एक होती है पैसिव। दोनों किस में डिवाइड है, नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल आर्टिफिशियल। एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी वो है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ, आपकी बॉडी ने इन्फेक्शन के अगेंस्ट खुद ही एंटीबॉडीज बना ली, वो क्या है, एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी। ऐसे ही एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी क्या है, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी हमारे पास ये है कि आपके पास वैक्सीन लगाई, क्योंकि वैक्सीन में भी एक डेड ऑर्गेनिज्म ही होता है, और जब डेड ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में जाता है तो आपकी बॉडी उस डेड ऑर्गेनिज्म को देख के उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो आपकी बॉडी ने खुद बनाया, बट ये आर्टिफिशियली हमने डेड ऑर्गेनिज्म दिया, तो इसलिए एक्टिव आर्टिफिशियल है। पैसिव नेचुरल क्या है, बच्चे को मदर से फीटस में एंटीबॉडी जाना, ये क्या है, ये एक्चुअली पैसिव नेचुरल है। और पैसिव आर्टिफिशियल क्या है कि अगर आप मिसाल के तौर पर कोई भी डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ लगा दें, जैसे एंटी रेबीज़ लगा दें, किसी को कुत्ते ने काट लिया, आपने फ़ौरन उसको ट्रीट करना, एंटी रेबीज़ लगा दी, तो एंटी वेनम लगा दें, तो क्या है, ये पैसिव आर्टिफिशियल है। तो ये क्या कर रहे हैं, पैसिव इम्यूनिटी कैन बी एक्वायर्ड थ्रू, मैंने अभी आपको बताया है। ये होगा कैसे, एंटीबॉडी ट्रांसफर मदर टू बेबी, मिल्क से या प्लेसेंटा से। ठीक है, बी आंसर। अगला MCQ है, एन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल इज टिपिकली। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या होता है, एक्चुअली मैक्रोफेजेस होते हैं, मेनली मैक्रोफेजेस होते हैं। बी सेल भी थोड़ा बहुत एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर ये सेल है और कोई बॉडी को कोई पैथोजन ने, कोई भी समझे बीमारी ने इन्फेक्ट कर दिया, तो ये क्या करेंगे, अपने सेल के ऊपर इनके पास मॉलिक्यूल है, एक MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर ये पैथोजन को लगा लेंगे, और लगाने के बाद ये पूरे इम्यून सिस्टम को दिखाते रहेंगे कि ये पैथोजन आ गया, इसके खिलाफ एक्शन शुरू करो। ठीक है, अगला MCQ है, इसको थोड़ा मिटा दूँ मैं ताकि जगह क्लियर हो जाए। अगला MCQ है हमारे पास, द बॉडीज़ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन इम्यूनिटी इंक्लूड। फर्स्ट लाइन हमारे पास बॉडी में सबसे पहले क्या आता है, स्किन आता है। तो स्किन से ऑर्गेनिज्म अंदर ना जा पाए, तो फर्स्ट लाइन डिफेंस हमेशा स्किन होती है। अगला MCQ है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स।
फ़ाइट और फ्लाइट का मतलब क्या है कि आप कोई मिसाल के तौर पर बहुत घबराए में हैं या आप किसी से लड़ रहे हैं, आपको पीछे कुत्ता लग गया है, क्या ये सारे फ़ाइट और फ्लाइट है। तो कौन सा हार्मोन काम देता है? एड्रेनलिन। एड्रेनलिन क्या है? इसको हम नाम देते हैं एपिनेफ्रिन का भी नाम देते हैं। एपिनेफ्रिन कहाँ से रिलीज़ होगा? एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल ग्लैंड का जो अंदर वाला पार्ट है वहाँ से रिलीज़ होगा एड्रिनल मेडुला। ठीक है। अगला एमसीक्यू है, विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। ये हमने डिस्कस किया है, आई थिंक स्टार्ट में एमसीक्यू था कि फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड में ग्लोमेरुलस होता है। इसकी मैं डायग्राम दोबारा आपको दिखा देता हूँ ताकि विजुलाइज हो जाए। ये इसकी डायग्राम ये रही। तो ग्लोमेरुलस क्या था? ये ब्लड कैपिलरीज ही थी और ये फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड कर रही थी। ठीक है। अगला एमसीक्यू है, विच वाइटामिन एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ये वही एमसीक्यू वाइटामिन के होता है जो कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ प्रोटीन्स हैं, इनको एक्टिवेट करता है और ब्लड क्लॉटिंग कराती हैं वो। अगला एमसीक्यू है, द मूवमेंट ऑफ वाइट ब्लड सेल टूवर्ड्स साइट ऑफ इन्फेक्शन। होता क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर ये बॉडी का कोई पार्ट है, यहाँ पर इन्फेक्शन हो गया, कोई पैथोजन आ गया और ये हमारे पास ब्लड कैपिलरीज हैं, इनमें वाइट ब्लड सेल तो ब्लड का पार्ट है तो ब्लड कैपिलरीज में ही घूमेंगे। अब वाइट ब्लड सेल ने साइड ऑफ इन्फेक्शन पर जाना है, कैसे जाएंगे? थोड़े से ये जो हमारे ब्लड कैपिलरीज हैं इनको एंडोथीलियल सेल से बनी होती हैं। ठीक है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूँ ताकि आसान हो जाए। एंडोथीलियल सेल से ये एंडोथीलियल सेल के अंदर थोड़ा सा गैप बढ़ता है, गैप बढ़ा, यहाँ से वाइट ब्लड सेल निकल के साइड ऑफ इन्फेक्शन पे चले जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? कीमोटैक्सिस का नाम देते हैं। अगला एमसीक्यू, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। सीलिया क्या करेगा भाई? सीलिया को ट्रैप पार्टिकल है, कोई फॉरेन सब्सटेंस आया है उसको ट्रैप करेगा और बाहर निकाल देगा, तो मूव म्यूकस एंड ट्रैप पार्टिकल आउट। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अगला एमसीक्यू देखेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस अलाउज। ऑस्मोसिस में मैंने आपको बताया हमेशा किसकी मूवमेंट होती है? ऑस्मोसिस में वाटर की मूवमेंट होती है, तो ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स टू पास। अगला एमसीक्यू, विच स्ट्रक्चर इन द आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग। अच्छा, डायग्राम से विजुलाइज करेंगे आई का कौन सा स्ट्रक्चर है जो लाइट को आई में इंटर दे रहा है। ये डायग्राम है हमारे पास। देखें इसमें क्या है कि ये लेंस है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करूँगा, ये लेंस है हमारे पास। ठीक है, लेंस के आगे ये स्ट्रक्चर लगा हुआ है जिसको हम कह रहे हैं आयरस का नाम दे रहे हैं। अगर देखें आयरस क्लोज हो जाए, करीब चले जाए आप, तो यहाँ पर देखें कम लाइट गुजर पाएगी, कम लाइट गुजरेगी, कम लेंस से गुजरेगी और पीछे ये रेटिना पे कम फॉल करेगी और इमेज कम बनेगी। अगर ये ऐसे ही सिमिलरली आयरस क्या हो जाए, आयरस दूर चला जाए, डिस्टेंस बढ़ जाएगा, ज़्यादा लाइट जाएगी, ज़्यादा रेटिना पे फॉल करेगी और ज़्यादा इमेज बनेगी। तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो लाइट को कंट्रोल कर रहा है एंट्रिंग को, तो इसका नाम क्या होता है? आयरस। अगला एमसीक्यू है, विच ग्लैंड इज बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ये पेंक्रियास होता है। कैसे? एंडोक्राइन का मतलब क्या है कि इंसुलिन ग्लूकागॉन को रिलीज़ करता है, और एंडोक्राइन का मतलब डायरेक्ट ब्लड में। एक्सोक्राइन का मतलब क्या है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम जैसे लाइपेज या माइलेज वगैरह को रिलीज़ करता है, तो वो कहाँ रिलीज़ करता है? डक्ट के जरिए इंटेस्टाइन में रिलीज़ करता है। तो इसलिए पैंक्रियास हमारे पास एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों होते हैं। उसके बाद ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। फंक्शन ऑफ लिवर क्या होता है? लिवर के फंक्शन बहुत सारे, डिटॉक्सिफिकेशन है, स्टोरेज है, बहुत सारे फंक्शन है। अब नाम लेते जाएँ सारे लिवर के फंक्शन में आते जाएंगे, बट यहाँ पर जो बहुत ऑब्वियस है प्रोडक्शन इंसुलिन, ये कौन करता है? पैंक्रियास करता है, तो इसका फंक्शन नहीं, नॉट पूछा इन्होंने। अगला एमसीक्यू है, इन इकोलॉजिकल टर्म्स प्रोड्यूसर्स आए। प्रोड्यूसर्स का मतलब होता है वो जो खाना बना रहे हैं, खाना बनाने को प्रोड्यूसर कहते हैं। तो खाना कौन बनाता है भाई? खाना तो ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, हम लोग तो नहीं बनाते, हम तो खाना ऑब्टेन करते हैं बाहर से। तो ये हमारे पास 81 एमसीक्यू हैं जो कि हमने कवर किए हैं गेस्ट पेपर में। इससे मिलते जुलते यही कॉन्सेप्ट या ऐसे ही एमसीक्यू आपसे पूछे जाएंगे और इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा।